नमस्कार दोस्तों, 16 अप्रैल 2022 के डेली न्यूज़ एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है? तो भाई, यूक्रेन और साउथ चाइना सी को लेकर वियतनाम के लीडर के साथ बात हुई मोदी जी की, इसके बारे में देखेंगे। फिर ईदार पोर्टल से रिलेटेड एक न्यूज़ है, इसके बारे में देखेंगे। इंडिया को S-400 ट्रेनिंग इक्विपमेंट मिला, इसके बारे में बात करेंगे। इजिप्ट ने इंडिया से वीट इंपोर्ट करने को हामी दे दी है। देखिए, इजिप्ट एक बहुत बड़ा वीट इंपोर्टर है, लेकिन इंडिया से वीट इंपोर्ट नहीं करते थे। बहुत सी नई कंट्रीज नहीं करती थी ड्यू टू क्वालिटी इश्यूज, लेकिन जब से रशिया यूक्रेन का वॉर छिड़ा है, तब से इंडिया से वीट के एक्सपोर्ट्स बढ़ सकते हैं। इसको देखेंगे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में नेपाल बहुत कम हो गया है, लेकिन हालात सुधर रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। इंडिया को रिकॉर्ड नंबर ऑफ डॉक्टर्स मिल सकते हैं अगले 10 साल में, इसके बारे में बात करेंगे। नेवी कैसे अपने इंडिजनाइजेशन एफर्ट्स को बढ़ा रही है, ये देखेंगे। और इजरायली फोर्सेस ने पैलेस्टीनियन राइटर्स के ऊपर अटैक कर दिया अल अक्सा मॉस्क के अंदर। अल अक्सा मॉस्क के ऊपर पहले भी बवाल हो चुका था, जिसके चलते 11 दिन लंबी वॉर चली थी इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में गाजा पट्टी पे। कुछ वैसी ही सिचुएशन फिर से बनती नजर आ रही। इस न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में आपको इस लेक्चर की PDF मिल जाएगी। इफ पॉसिबल फॉर यू फ्रेंड्स, क्लिक द ज्वाइन बटन। आपके ज्वाइन बटन दबाने से खासा मदद मिलती है। चलिए, वर्ड ऑफ द डे, रीन इन। रीन इन का मतलब क्या होता है? टू लिमिट और कंट्रोल, किसी चीज को कंट्रोल में रखना, ठीक है ना, उसको एक लिमिट से ज्यादा बढ़ने नहीं देना। जैसे रीन इन कम्युनल एलिमेंट्स, राजस्थान सीएम्स अपोज टू मी, मतलब राजस्थान के चीफ मिनिस्टर मोदी जी से बोल रहे हैं कि जो कम्युनल एलिमेंट्स वायलेंट हो रहे हैं, धर्म के नाम पे लड़ाई कर रहे हैं, इसको रोकने की कोशिश कीजिए। चलिए, पहली न्यूज, पीएम मोदी स्पीक्स टू वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी लीडर। मोदी जी ने बातचीत की है जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम न्यूगन फू त्रॉन्ग से। रीजनल इश्यूज के ऊपर बातचीत हुई, ग्लोबल इश्यूज के ऊपर बातचीत हुई, यूक्रेन क्राइसिस के ऊपर बातचीत हुई, साउथ चाइना सी के ऊपर बातचीत हुई। ऑलरेडी इंडिया और वियतनाम के बीच में 2016 में इंडिया वियतनाम कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हो चुका है। 50th एनिवर्सरी हम लोग मना रहे हैं स्टैब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम की। वियतनाम की बहुत इंपॉर्टेंस है, मोदी जी ने बोला इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर, इंडो पैसिफिक विजन के अंदर, और बायलैटरल रिलेशनशिप के स्कोप को बहुत हद तक बहुत सारे इनिशिएटिव्स में बढ़ाया जा सकता है। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने वियतनाम के लीडर से बोला कि इंडिया के फार्मा और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए अपने मार्केट को खोलिए। फिर जो वियतनाम के अंदर चैम मॉन्यूमेंट्स हैं, उसके रिस्टोरेशन में इंडिया ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो हिस्टोरिकल और सिविलाइजेशन लिंक्स बहुत पुराने हैं। डिफेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाया जाएगा, वगैरह वगैरह बातें बोली गई है। साउथ चाइना सी के ऊपर ही बातचीत हुई। साउथ चाइना सी को चाइना अपना गढ़ मानता है। वहां बहुत सारे हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज हैं, पेट्रोलियम के, नेचुरल गैस के। वियतनाम, फिलीपींस, ब्रूनेई भी बोलते हैं कि उनका भी हक है साउथ चाइना के कुछ स्पेसिफिक हिस्सों में, पर चाइना बोल देता है कोई हक नहीं है। तो इस रिस्पेक्ट में भी यहाँ पे बातचीत हुई है। इंडिया ने मोस्ट प्रॉब्ली बोला होगा कि साउथ चाइना सी में हम आपके एसेट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। फिर बात की जा रही चैम टावर्स की। चैम टावर्स क्या है? तो ये मॉन्यूमेंट्स है वियतनाम में, चंपा किंगडम से एसोसिएटेड है। 700 से लेकर 1200 AD के समय पे ये बनाए गए थे। साउथ और सेंट्रल वियतनाम में सिचुएटेड है। ब्रिक मॉन्यूमेंट्स है, ठीक है, कोस्टल प्लेन्स ऑफ साउदर्न और सेंट्रल वियतनाम में। जब अगर आप वियतनाम के साउदर्न और सेंट्रल इलाकों में जाते हो तो ये एक मेजर टूरिस्ट स्पॉट है, और इनको रिकंस्ट्रक्ट करने में, कहीं ना कहीं इनको रिस्टोर करने में इंडिया ने बहुत हद तक मदद की थी। यहाँ पे हिंदू गॉड्स की वर्शिप भी हुआ करती थी एक समय पे, ठीक है ना। एंशिएंट चंपा निशान ने हिंदू गॉड्स की वर्शिप के लिए इनको इरेक्ट किया था। कंबोडिया में, आप कह लो वियतनाम में, हिंदू धर्म पहले काफी हद तक फैला हुआ था। तो 2020 की लगभग की न्यूज है कि चाम टेम्पल कॉम्प्लेक्स को रिस्टोर करने के लिए इंडिया ने मदद ऑफर की थी। इसके लिए 4 मेंबर की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम भी यहाँ पे गई थी। जनवरी से जून 2020 का वर्क शेड्यूल था, ठीक है ना। ये जो माई सॉन नाम की जगह है, क्वांग नाम प्रोविंस, वहां पे ये रिस्टोरेशन वर्क हुआ था। 9th सेंचुरी में चाम मॉन्यूमेंट्स बनाए गए थे किंग इंद्रवर्मन II द्वारा, ठीक है ना। उसके बाद अगर देखो तो इंडिया ने सिर्फ वियतनाम की नहीं, कंबोडिया की मदद की। अंगकोर वॉट, दुनिया का सबसे बड़ा टेंपल कंबोडिया में। बताइए वहां पे कौन से भगवान की पूजा होती है अभी, और जब वो बना था तो किस भगवान के लिए बना था? तो कंबोडिया में अंगकोर वॉट के रिस्टोरेशन के लिए कॉल दी थी कंबोडिया ने 1980 में। वर्ल्ड कम्युनिटी को इंडिया ने इस कॉल को रिस्पॉन्ड किया था। जीएस पेपर टू इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है, मोदी जी ने बोला है कि भाई अगले 10 सालों में देश को रिकॉर्ड नंबर ऑफ डॉक्टर्स मिलेंगे। क्योंकि सरकार का प्लान है कि हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज हम बनाएंगे। ये मोदी जी ने कब अनाउंस किया? जब वो 200 बेड का के पटेल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को भुज, गुजरात में इनॉग्रेट कर रहे थे, ठीक है ना। ये हॉस्पिटल ल्यूआ पटेल कम्युनिटी द्वारा बनाया गया है। तो ओवरऑल जिस हिसाब से हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, मोदी जी ने बोला मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं,
भाई अगले 10 सालों में हम लोग बहुत डॉक्टर्स को पैदा करेंगे। फिर मोदी जी ने बोला कि योगा और आयुर्वेद जो कि इंडिया की देन है पूरी दुनिया को, इनमें इंटरेस्ट आया है। पैंडेमिक के बाद योगा में, आयुर्वेद में लोग बहुत इंटरेस्टेड रहे हैं। इनके अंदर एक टर्मरिक की हीलिंग जो प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके ऊपर फोकस किया गया है। तो पैंडेमिक के बाद से टर्मरिक का एक्सपोर्ट इंडिया के अंदर से बढ़ गया है, क्योंकि पूरी दुनिया को टर्मरिक की हीलिंग क्वालिटीज के बारे में पता चला है। फिर कच्छ के लोगों को मोदी जी ने अर्ज किया है कि भैया इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो कि 21 जून को होता है, यहाँ पे मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करें, एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएं। फिर मोदी जी ने बोला कि हर डिस्ट्रिक्ट्स में हम 75 लेक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे 75वीं वर्षगांठ इंडिया की स्वतंत्रता की मनाने के लिए। फिर ये जो कच्छ की मलधारी कम्युनिटी है, कैटल रेयर कम्युनिटी, अब ये मानसून के समय पे जब थोड़ी बहुत बारिश होती तब तो कच्छ में रहते हैं, लेकिन उसके बाद ड्राई सीजन में कच्छ छोड़ के चले जाते हैं। तो यहाँ पे मोदी जी ने बोला कि हम इन लोगों के लिए सुविधा मुहैया कराएंगे। बाकी कच्छ के लोगों से भी अपील की है कि अपनी मलधारी कम्युनिटी की मदद करिए, इनका डिस्ट्रेस माइग्रेशन को रोकिए। ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही है। जीएस पेपर 2 में न्यूज आपको काम आएगी। फिर भाई एक ईदार पोर्टल बनाया गया है एक्सीडेंट कंपनसेशन के लिए। वैसे तो देखा जाए तो ऑलरेडी एक इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस बनाया गया है। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस में जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा होती है वो जाती है आईआईटी मद्रास की एक टीम के पास। आईआईटी मद्रास उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के ऊपर एनालिसिस करता है और समय समय पे राय देता है कि कैसे एक्सीडेंट को कम किया जा सकता है इंडियन रोड्स पे। ठीक है ना। तो ये तो हो गया कि एक्सीडेंट को कम करने वाली बात। एक चीज होती है कि एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी में जाके इंश्योरेंस लेना है, तो उसके लिए स्पेसिफिकली आईआरएडी के एक एक्सटेंशन की तरह बनाया गया है ईडार को। ईडार क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिजिटलाइज्ड डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट्स। तो ये जो डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट्स हैं डार, तो वो भी ई फॉर्म में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ये एक एक्सटेंशन है और एक ई वर्जन है आईआरएडी का। तो ये पुलिस, रोड अथॉरिटीज, हॉस्पिटल्स को बहुत डिटेल में लिखना पड़ेगा इस डार में कि एक्सीडेंट में हुआ क्या, जिससे कि जो विक्टिम्स की फैमिलीज हैं उनको कंपनसेशन बहुत तेजी से मिल जाए। अगर विक्टिम की मौत नहीं हुई है तो उसको मेडिकल रिलीफ में जितना भी खर्चा आ रहा है वो भी बहुत जल्दी तेजी से मिल जाए, ये यहाँ पे बताया गया। तो बेसिकली जब एक्सीडेंट वगैरह होते हैं और उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम होते हैं तो इंश्योरेंस क्लेम में बहुत सारा फ्रॉड देखा गया है। ठीक है ना, एक्सीडेंट टूटा भी नहीं और गलत तरीके से इंश्योरेंस को क्लेम किया जा रहा है। तो ईदार पोर्टल एक्सीडेंट के समय सारी चीजों को आप कह लो एक उसका डाटाबेस बनाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जब एक्सीडेंट होगा तो उस एक्सीडेंट के बाद उसकी प्रॉपर वीडियो बनाना, आई विटनेसेस ने जो कुछ भी देखा, जो भी डैमेज्ड व्हीकल्स है उसकी फोटोज और वीडियोस, एक्सीडेंट स्पॉट की फोटोज और वीडियोस, इंजर्ड विक्टिम्स की फोटोज और वीडियोस, ये सब इस ईडार पोर्टल पे अपलोड हो जाएंगे। बाद में इसको इंश्योरेंस अथॉरिटीज यहाँ पे देख के अपने डिसीजंस ले सकती हैं। इस ईडार के अंदर जियो टैगिंग भी होगी एक्सीडेंट स्पॉट की, जिससे लोकेशन वगैरह पता की जा सके उस एक्सीडेंट की। और सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि पुलिस ऑफिशियल्स के साथ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के एक ऑफिशियल को भी नोटिफिकेशन जाएगा, वो वहां पे स्पॉट पे जाएगा, स्पॉट पे जाके चेकिंग करेगा, अपने मोबाइल डिवाइस के थ्रू सारे डिटेल्स को प्लेटफॉर्म पे अपलोड करेगा। हालांकि ये सब चीजें आईआरएडी में भी थी। आईआरएडी की ही टेक्निक का इस्तेमाल ईडार में किया जा रहा है, लेकिन ईडार में बहुत डिटेल्ड और माइन्यूट इंफॉर्मेशन इकट्ठा की जाएगी फॉर द पर्पसेस ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, ताकि इंश्योरेंस कंपनीज में घपला ना हो, मतलब लोग गलत तरीके से इंश्योरेंस क्लेम ना करें और इंश्योरेंस कंपनी भी सही समय पे जो क्लेम है उसको रिलीज करें। नेक्स्ट है इंडिया गेट्स S-400 ट्रेनिंग इक्विपमेंट। इंडिया को S-400 की सेकंड रेजिमेंट मिलने में थोड़ी डिले होगी। कुछ इक्विपमेंट और सिमुलेटर्स पहुंच गए। जो पहली डिलीवरी थी S-400 की वो मिल चुकी है हमको, उसको पंजाब बॉर्डर पे डिप्लॉय भी कर दिया गया है। अक्टूबर 2018 में हमने एक $5.43 बिलियन की डील साइन की थी रशिया के साथ, जिसके चलते ये बोला गया कि 5 S-400 रेजिमेंट हम लेंगे। यूएस सैंक्शंस काटसा के अंदर लगने का डर है, बाकी सैंक्शन से बचाने के लिए रूपी रूबल ट्रेड के थ्रू ये S-400 खरीदे जा रहे हैं। ओके, अब खास बात यहाँ पे ये है कि भाई टाइमली सप्लाईज आने में थोड़ा डिले हो सकता है, ऑब्वियसली ड्यू टू दिस रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया की तरफ से डिलीवरी आने में थोड़ा डिले हो सकता है, इसलिए ऑफिशियल्स कंसर्न है। पहला जो S-400 सिस्टम है यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, S-400 सिस्टम, यहाँ पे बैटरीज लगी आ रही है, खुलेंगी, इसमें से मिसाइल उड़ेगी और अंदर आने वाले एयरक्राफ्ट को उड़ा देगी। तो ये जो लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, पंजाब में हम इनको डिप्लॉय कर चुके हैं और डिफेंस सिस्टम की हमको जरूरत है, क्योंकि चाइना बॉर्डर पे भी इनको डिप्लॉय करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाइना ऑलरेडी हमारे साथ जो बॉर्डर है वहां पे S-400 को डिप्लॉय कर चुका है। जीएस पेपर 3 डिफेंस में न्यूज आपको काम आएगी। अगली न्यूज है इजिप्ट टू इंपोर्ट वीट फ्रॉम इंडिया। इजिप्ट जो कि दुनिया का सबसे बड़ा वीट का इंपोर्टर है, वो अब तक ज्यादातर अपना वीट कहां से ले रहा था?
रशिया से, यूक्रेन से। लेकिन अब वो इंडिया से भी वीट लेगा। इजिप्ट के बहुत से ऑफिशियल्स जो उनके एग्रीकल्चर क्वारंटाइन और पेस्ट रिस्क एनालिसिस के ऑफिसर्स हैं वो इंडिया में आए, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पंजाब की पेस्ट फैसिलिटीज में गए और वहां पे जाके ब्यौरा करने के बाद उन्होंने पाया कि हाँ भाई जो वीट की क्वालिटी है वो हाई क्वालिटी की है, हम इंपोर्ट कर सकते हैं। इससे पहले बहुत ट्रेड टॉक्स मीटिंग हो चुकी हैं। हम अपने वीट को पूरी दुनिया भर के मार्केट्स में पिच कर रहे हैं, उनको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। दुबई में पिछले महीने हमारे यूनियन कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब इजिप्ट के प्लानिंग और इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिनिस्टर डॉक्टर हाला सईद के साथ मिले, वहां पे इस आइडिया को पिच किया। इजिप्ट ने टोटल 61 लाख टन ऑफ वीट इंपोर्ट किया है 2021 में, और इंडिया से कोई भी वीट नहीं गया था इजिप्ट के अंदर। इंडिया वीट के एक्सपोर्ट में काफी हद तक पीछे रह गया था, लेकिन इस रशिया यूक्रेन वॉर के चलते हमारे सामने एक अपॉर्चुनिटी खुल रही है, इस अपॉर्चुनिटी को कैश ऑन करना है। कुछ लोग बोलेंगे सर जब रशिया यूक्रेन का वॉर बंद हो जाएगा तब तो फिर एक रशिया यूक्रेन से इंपोर्ट करने लगेंगे, ऐसा नहीं है। एक बार इंडिया से सस्ता वीट मिला, अच्छी क्वालिटी का वीट मिला, तो जो इंपोर्टर्स पहले इंडिया से इंपोर्ट कर रहे थे हो सकता है वो इंडिया से ही इंपोर्ट करते रहे। अगर आप देखो तो बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर, श्रीलंका, ओमान, मलेशिया, इन सब में कहीं ना कहीं इंडिया का वीट अब एक्सपोर्ट हो रहा है। हालांकि पहले अगर आप देखो तो हम वीट में अच्छे प्लेयर नहीं रहे। 2019-20 में हमने 0.2 मैट्रिक टन वीट एक्सपोर्ट किया था, 2020-21 में 2 मैट्रिक टन किया था। हालांकि अब शायद हम एक मेजर प्लेयर की तरफ वीट एक्सपोर्ट में उभरे, क्योंकि दो सबसे बड़े वीट एक्सपोर्टर रशिया एंड यूक्रेन, यहां पे वॉर के चलते वीट का एक्सपोर्ट बंद हो गया। वैसे देखा जाए तो दुनिया में तीसरे नंबर के सबसे बड़े वीट उत्पादक हमें, नंबर 1 पे आता है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में बहुत सी कंट्रीज हैं, तो एक कंट्री नहीं मानी जाती, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे इंडिया। रशिया भी हमसे वीट एक्सपोर्ट में नीचे, यूक्रेन भी नीचे, बट इंडिया का वीट एक्सपोर्ट नहीं होता। वीट प्रोडक्शन में रशिया यूक्रेन हमसे नीचे है, बट इंडिया का वीट एक्सपोर्ट नहीं हो पाता ड्यू टू क्वालिटी इश्यूज। उन क्वालिटी इश्यूज को सुधार के हम आइडिया को पिचिन कर रहे हैं और अपने वीट के एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पेपर 2 में न्यूज आपको काम आएगी। फिर भाई नेवी ने इंडिजिनाइजेशन एफर्ट्स को बढ़ा दिया। देखिए नेवी में इंडिजिनाइजेशन कई डिकेट्स पहले शुरू हो चुका है। 2014 में इंडियन नेवी इंडिजिनाइजेशन प्लान लेके आया गया, 2015 से लेकर 2030 का, ठीक है भाई। और अभी फिर से इंडिजिनाइजेशन एफर्ट्स को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। क्यों? क्योंकि देखिए हम रशियन आर्म्स और इक्विपमेंट्स पे एक लिमिट से ज्यादा डिपेंडेंट नहीं हो सकते। बहुत हद तक इस रशिया यूक्रेन वॉर में हमने रशिया को इसलिए भी क्रिटिसाइज नहीं किया क्योंकि वहां से हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंपोर्ट्स मंगवाते हैं डिफेंस के, तो हम कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिकली ऑटोनॉमस होना चाहते हैं, इसलिए हम इंडिजिनाइजेशन कर रहे हैं चीजों का। इस इंडिजिनाइजेशन ड्राइव में INIP के अंदर हम 3400 आइटम्स को इंडिजिनाइज कर चुके हैं, 2000 मशीनरी और इलेक्ट्रिकल स्पेयर्स को इंडिजिनाइज कर चुके हैं, 1000 एविएशन स्पेयर्स को इंडिजिनाइज कर चुके हैं, 250 वेपन स्पेयर्स को इंडिजिनाइज कर चुके हैं। एक और प्लान है जिसका नाम है नेवल एविएशन इंडिजिनाइजेशन रोड मैप 2019-20। इसमें भी कुछ यहाँ पे रिवीजन हो रहा है, और इस 2019-22 वाले में जो चीजें हम खुद से इंडिजिनाइज नहीं कर पा रहे तो उसको अगले नेशनल एविएशन इंडिजिनाइजेशन रोड मैप 2022-27 में हम इंप्लीमेंट करेंगे। मतलब ज्यादा से ज्यादा चीजों को हम देश के अंदर बनाएं, ये हमारी यहाँ पे कोशिश है। शुरुआत में कोशिश वेपन सिस्टम्स की तरफ है, जो फाइट कंपोनेंट है हमारी नेवी की जहाजों पे, जो फाइट कंपोनेंट लगा होता है पहले उसको इंडिजिनाइज किया जा रहा है। जो प्रोपल्शन सिस्टम्स हैं और जो मूविंग सिस्टम्स हैं नेवी के जहाज के, वो कहीं ना कहीं बाहर से इंपोर्ट हो रहे हैं, उनको धीरे धीरे करके आगे आने वाले समय में इंडिजिनाइज किया जाएगा। इसके लिए नेवल लाइसेंस सेल्स बनाई गई हैं, जिनको आप इंडिजिनाइजेशन सेल्स बोलते हो, जो कि एक्टिवली यहाँ पे टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। ऑलरेडी इंडिया के अंदर 41 शिप्स और सबमरीन्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, 39 इंडिया में बिल्ड हो रहा है, 41 शिप्स और सबमरीन्स इंडिया की कंस्ट्रक्ट हो रही है, 39 इंडिया के अंदर बिल्ड हो रही है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूवल दे दिया कि 47 शिप्स को आप इंडिया के अंदर बिल्ड करो। 2014 के बाद से 78% एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी बाय वैल्यू एंड 68% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू का 68% और एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मतलब वैल्यू के हिसाब से कितनी चीजें नेसेसरली इंडिया के अंदर बनी होनी चाहिए, वो 78% फिक्स की गई है इंडियन वेंडर्स के लिए। इस लिमिट को बढ़ाने की कोशिश की जा रही। लगातार DRDO डेवलपमेंटल टाइमलाइंस को कम करने की कोशिश कर रहा है और ज्यादा से ज्यादा स्पेयर पार्ट्स को इंडिया के अंदर बनाने की कोशिश कर रहा है। फिर अगर आप देखो तो नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अगस्त 2020 में लॉन्च किया था, ये भी इंडियन नेवी की कैपेबिलिटी को इनहेंस करने की कोशिश कर रहा है। पिछले 2 सालों में 36 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की एप्लीकेशन फाइल की है नेवी पर्सनल्स ने, ठीक है ना। 2 IPR एप्लीकेशन हर महीने फाइल हुई है जब से ये NIIO बनाया है राजनाथ सिंह जी ने। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं हम अपने इंडिजिनाइजेशन को लेके बहुत सीरियस है, बहुत सारे काम यहाँ पे हो रहे हैं। डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस PDF में मिली जाएगी, मैं PDF अवेलेबल करा दूंगा, जिस पेपर 3 डिफेंस में न्यूज आपको काम आएगी। फिर अगली न्यूज है भाई, इसराइली
पुलिस ने फिर से अल अक्सा मॉस्क के ऊपर यहाँ पे अटैक कर दिया। 152 पैलेस्टीनियंस यहाँ पे इंजोर हो गए। जेरूसलम का जो अल अक्सा मॉस्क कंपाउंड है, जिसको इजराइल भी प्योर मानता है अपने लिए और पैलेस्टीनियंस भी प्योर मानते हैं, अरब भी अपने लिए प्योर मानते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो इजरायली पुलिस थी वो इस मॉस्क के अंदर घुस गई, रबर बुलेट और स्टेन ग्रेनेड से अटैक करने लगी, लोगों को हटाने लगी। वजह क्या बताई गई है यहाँ पे? देखिए, वजह एक्चुअली ये है कि जो मुस्लिम्स का ये जो रमजान मंथ है ये चालू है, ऊपर से इजराइल में पास ओवर फेस्टिवल आ गया जो कि ज्यूज का फेस्टिवल है। अब इन दोनों ही फेस्टिवल में जो रिलीजियस फर्वर था वो बहुत तेज हो गया। जैसे कि इंडिया के अंदर आप देखोगे बहुत से स्टेट्स में रमजान भी चल रही है और रामनवमी के सेलिब्रेशंस भी हो रहे हैं, तो क्लैशेस हो गए। कुछ इस प्रकार के क्लैशेस इजराइल में भी हो रहे हैं। तो अगर आप देखो तो बहुत सारे अरब स्ट्रीट अटैक्स हो रहे हैं जिसके चलते इजराइल, कुछ इजरायलीज, कुछ ज्यूज की जान चली गई। तो यहाँ पे इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस भी पलट के और कर रही हैं। तो अल अक्सा कंपाउंड के अंदर रमजान में नमाज पढ़ने के बाद एकदम से ऐसा हुआ कि लोग नो पत्थरबाजी शुरू कर दी यहाँ पे। तो इजरायली पुलिस अल अक्सा मॉस्क के अंदर घुस गई, उन्होंने पलट के लाठी चार्ज कर दिया। तो इस प्रकार की चीजें अक्सर कर होती रहती हैं, लेकिन ये एक लिमिट से आगे चली जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। ये जो अल अक्सा कंपाउंड है ना, ये ओल्ड सिटी प्लेट्यू में है, ईस्ट जेरूसलम में। 1967 के मिडिल ईस्ट वॉर में इजराइल ने इसको कब्जा लिया था। मुस्लिम्स के लिए भी ये बहुत प्योर है और ज्यूज के लिए भी ये बहुत प्योर है। ज्यूज बोलते हैं इसको टेंपल माउंट। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि भाई पिछली बार जब ऐसा कुछ बवाल हुआ था ना, तो एक 11 दिन की जंग छिड़ गई थी इजराइल और इजिप्ट के बीच में। डर इस बात का है कि ऐसा कुछ इस बार ना हो जाए। अगर आप देखो तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, हंड्रेड्स ऑफ पैलेस्टीनियंस ने फायर क्रैकर्स फेंके, स्टोन्स फेंके फोर्सेस की तरफ, ठीक है। नियर बाई जो ज्यूइश प्रेयर एरिया था वेस्टर्न वॉल्स ओल्ड सिटी में, वहां पे आप कह लो रमादान मॉर्निंग प्रेयर्स के बाद ये बवाल होना शुरू हो गया। तो पुलिस ने पुश बैक करने के लिए क्राउड को लाठीचार्ज कर दिया और यहाँ पे काफी सारी लोगों को चोट लग गई है। अगर आप देखो तो इजरायलीज में भी पिछले 2 हफ्ते में जो बवाल चल रहा है, ये पास ओवर और रमजान फेस्टिवल वाला, इसमें इजरायलीज की भी मृत्यु हुई है, अरब्स की भी मृत्यु हुई है क्लैशेस में। हालांकि जॉर्डन की जो हैशमाइट मोनार्की है, ये जो जॉर्डन की हैशमाइट मोनार्टी है ना, वो अल अक्सा मॉस्क की कस्टोडियन है, बहुत पहले से कस्टोडियन है। ये मतलब नहीं कि जॉर्डन के इलाके में आता है अल अक्सा मॉस्क, बट कस्टोडियन हैशमाइट मोनार्की है। हैशमाइट मोनार्की का भी बोलना गलत है कि भाई जो इजरायली पुलिस घुस गई अल अक्सा कंपाउंड के अंदर मारने के लिए लोगों को, ये बिल्कुल गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। इस प्रकार की भी बातचीत यहाँ पे होने लगी। तो 1994 में एक पीस ट्रीटी हुई थी इजराइल जॉर्डन में, जिसके चलते अल अक्सा का कस्टोडियन बनाया गया था हैशमाइट को। तो आप देखोगे कि भाई ऐसे इवेंट्स अक्सर कर होते रहते हैं, लेकिन पिछले साल जब ये इवेंट हुआ था तो 11 दिन के इस वॉर के चलते 250 पैलेस्टीनियंस की गाजा में मृत्यु हुई थी, 13 लोगों की इजराइल में मृत्यु हुई थी। हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं इस बार ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि अब तक जो क्लैशेस हुए पिछले 2-3 हफ्तों में, उसमें 14 इजरायलीज मारे जा चुके हैं, 29 पैलेस्टीनियंस यहाँ पे मारे जा चुके हैं। तो लेट्स सी भाई आगे क्या निकल के आता है। वी कैन जस्ट होप फॉर पीस। जीएस पे बटू इंटरनेशनल रिलेशंस भी न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है नेपाल रनिंग लो ऑन फॉरेन एक्सचेंज। देखिए जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है नेपाल के वो हो रहे हैं कम, तो मेडिसिन इंपोर्ट करने में, ऑयल प्रोडक्ट्स, कार्स और बाकी आइटम्स इंपोर्ट करने में नेपाल को होगी प्रॉब्लम। नेपाल के सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट तो बढ़ा दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी देखो लोग तो जरूरतमंद की चीजें खरीदेंगे ही। अब जो इंपोर्ट में जरूरत की चीजें महंगी हो जाएंगी मार्केट में, सरकार को लग रहा है लोग नहीं खरीदेंगे, बट कहीं ना कहीं लोगों को जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो तो वो खरीदेंगे। हालांकि चीजें सुधर भी रही है, नेपाल के अंदर टूरिज्म शुरू हो गया, बहुत सारी क्वांटिटी में टूरिस्ट वहां पे पहुंच रहे हैं। तो जब टूरिज्म आएगा तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आएंगे, तो उसके चलते अगर आप देखो तो थोड़ी बहुत हालत सुधर रही है। फिर बहुत सारे नेपालीज इकोनॉमी खुलने के बाद बाहर की कंट्रीज में जा रहे हैं काम करने के लिए, तो वो रेमिटेंसेस भेजेंगे अपने फैमिली मेंबर्स के पास, तो उससे इकोनॉमी थोड़ी स्टेबलाइज होगी। तो चीजें सुधर भी रही हैं, ऐसा नहीं कि सब कुछ बिगड़ गया है, बट ओवरऑल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अगले कुछ महीनों में नेपाल के खत्म हो सकते हैं, ऐसा यहां पे बोला गया। ठीक है, अगर आप देखो तो नेपाल मोटर व्हीकल्स, ऑयल प्रोडक्ट्स लगभग 1/4 इंपोर्ट करता है। जितना भी टोटल इंपोर्ट्स है नेपाल का, उसमें से मोटर व्हीकल्स और ऑयल प्रोडक्ट्स लगभग 25% है। गोल्ड और लग्जरी गुड्स के इंपोर्ट को कम करने की कोशिश कर रहा है कौन? आपका नेपाल, ताकि फॉरेन एक्सचेंज ना खत्म हो नेपाल का। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई गई। कोरोना के पैंडेमिक के बाद अगर इकोनॉमी ओपन हो जाती है तब नेपाल डेफिनेटली अपने आप को जैसे ना तैसे करके सस्टेन कर लेगा। लेकिन ओवरऑल अगर टूरिज्म नहीं बढ़ा, फिर से कोरोना के चलते कोई लॉकडाउन लगा, सप्लाई चेन टूटी, ओवरसीज वर्कर्स ज्यादा ना जा पाए नेपाल से बाहर, तब कहीं ना कहीं नेपाल के लिए प्रॉब्लम एक्यूट हो जाएगी। हालांकि नेपाल की प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है जो प्रॉब्लम इस समय पे श्रीलंका जैसी कंट्रीज फेस कर रही है। श्रीलंका तो ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी है। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल न्यूज में चीज आपको काम आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देके जाना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, एंड इफ पॉसिबल फॉर यू फ्रेंड्स क्लिक द ज्वाइन बटन। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना।